बाजार बोलता है। इसमें देख लेते हैं एफआईएस का डेटा और फिर बढ़ेंगे आगे ग्लोबल इंडिसेस और टॉप गेनर्स और लूजर्स पर। तो एफआईएस का डेटा कल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। माफ़ कीजिए, ये 1203 करोड़ की सेलिंग यहाँ पर दिखा रहा है। लेट मी चेक, क्योंकि जो मैंने रात डेटा देखा था 1246 करोड़ रुपए की बाइंग है और डीआई इसकी करीब 2546 करोड़ की बाइंग है। तो ये थोड़ा सा डेटा कुछ इसमें आई थिंक टाइपो एरर है, लेकिन 1246 करोड़ की बाइंग है एफआईएस की कल के सत्र में और डीआईएस की बाइंग है 2546 करोड़ रुपए की। तो ये बाइंग साइड रही है दोनों की तरफ से। और एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में 970 करोड़ रुपए की बाइंग की है और एफआईएस ने इंडेक्स ऑप्शन में 2083 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शंस में 320 करोड़ की बाइंग की है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में कल एफआईएस ने 984 करोड़ की सेलिंग जरूर की है। केवल एक स्टॉक फ्यूचर में एफआईएस की सेलिंग है, बाकी हर जगह बाइंग है एफआईएस की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफआईएस कल बाय करके ले गए हैं और ये जो बाइंग आई है उनकी 2 सत्रों के बाद ही आ गई है। इनफैक्ट उन्होंने 19 और 20 अगस्त को माल बेचा है 634 करोड़ का और 1100 करोड़ का, और उससे पहले अगर हम देखेंगे 18 अगस्त को तो उन्होंने 550 करोड़ की बाइंग की थी, जो कि करीब 10 दिन बाद आई थी। तो ये कुछ एक एफआईएस के डेटा हैं जो कि बामुश्किल थोड़े से बाइंग में आ रहे हैं, लेकिन एफआईएस बाय में आए हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला है। अमेरिकन मार्केट से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर कि कल हमने देखा कि करीब डाउ 150 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया। शंघाई हैंसेंग कोस्पी यहाँ पर आधे से चौथाई से आधा % की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। निक्काई में जरूर रेड मार्क बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बायस्ड है। और एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर्स में इस समय देखें तो पीटीसीआईएल करीब 7.5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट करीब 4.5% ऊपर, एबीएफआरएल करीब 4.5% ऊपर है, अपोलो करीब 3.5% और टेक्नो इलेक्ट्रिक करीब 3.5 पौने 4% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप लूजर्स में देखें तो फोर्स मोटर करीब 4.5% नीचे, नज़ारा टेक आज फिर एक बार 3.5% नीचे। कल हालांकि इस काउंटर पे बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी आई थी। कल ये काउंटर एक बार तो ग्रीन में भी आ गया था, लेकिन उसके बाद ये काउंटर फ्लैट बंद हुआ, लेकिन आज एक बार फिर 3.5% की गिरावट है। KIOCL करीब 3.5% और गोकेक्स में करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन देखिए बहुत सारे डेटा हैं जिन पर कि दुनिया भर की नजरें इस समय बनी हुई हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा कल आया, अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारों की संख्या करीब 2,24,000 से बढ़कर 2,35,000 हो गई है और इसकी वजह से फेड के चेयरमैन पर और दबाव बढ़ रहा है कि वो ब्याज दर घटाएं। लेकिन फेड चेयरमैन की स्पीच पर आज नज़र रहेगी, क्योंकि जैक्सन होल में आज फेड के चेयरमैन अपनी स्पीच देंगे, जिसमें जो भी नियर फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट कट को लेकर उन जो भी गाइडेंस देते हैं और इकोनॉमी का एक मैप बताते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी आज की स्पीच में। तो फेड चेयरमैन की स्पीच पर आज पूरी दुनिया की नज़र रहेगी और उन पर दबाव तो है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी है और डेटा पॉइंट्स की तरफ से भी है। लेकिन प्रशांत सर वो हमेशा से कहते रहे हैं कि जो टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन है अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हम रेट कट करने में अभी एज ऑफ नाउ इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ फेड के जो रीजनल गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से ज़रूर स्टेटमेंट आ जाते हैं कि हाँ इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर सितंबर मीटिंग में भी रेट कट नहीं हुआ तो अमेरिका का क्या इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा? सर ओवरऑल देखो सितंबर तक शायद बहुत सारे ऐसे हेडलाइंस बनेंगे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जाएंगे जहाँ पे इंडिया, चाइना और यूएस और यूरोप, रशिया, इनके बीच में बहुत सारे हेडलाइंस बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ वाला। तो वो देख के ही मुझे लगता है कि फेड चेयरमैन अपना डिसीजन लेगा इंटरेस्ट रेट करना नहीं करना। बट आज की तारीख में जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जो यूएस के आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है इवन सितंबर में। ठीक है, तो सितंबर में रेट कट नहीं आएगा तो सर हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ऑब्वियसली देखो इनडायरेक्टली वॉट एवर गोस नेगेटिव फॉर यूएस, मुझे लगता है इंडिया के लिए फायदा ही होगा, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन स्टोरी। तो मुझे लगता है पैसा यहाँ पे ही फ्लो होना है। इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कट होना ना हो, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहेगा और बहुत मिनिमल रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कट हो या नहीं हो,
हमें अब ज़्यादा असर नहीं पड़ता। एक ज़माना था जब हमें दोनों से बहुत फ़र्क पड़ता था। लेकिन एक चीज़ सर बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है मार्केट में, वो है चीन अमेरिका की एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसमें कि बोइंग के करीब 500 प्लेन चीन खरीद सकता है। लेकिन इसको कुछ लोग तो ट्रेड डील से कनेक्ट करके देख रहे हैं कि चीन शायद अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीन की मजबूरी थी ये खरीदना, क्योंकि 2017 से बोइंग पर चीन की विमान बिक्री पर रोक लगी हुई थी और चीन ने अपनी जो प्लेन बनाने वाली कंपनीज थी उनको ऑर्डर भी दिए, लेकिन उनके एक दो प्लेन क्रैश हो गए और उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से चीन भी थोड़ा डर रहा है अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को ऑर्डर देने के लिए। दूसरा, एयरबस से अगर बात करें तो एयरबस के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है जो कि चीन के डिमांड को पूरा कर सके। इसकी वजह से चीन की मजबूरी है 500 बोइंग विमान खरीदना। लेकिन कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि इसको ट्रेड डील से भी जोड़ा जाए, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को बड़ा एक रेवेन्यू देने की तैयारी कर रहा है, सो दैट कि जब वो राउंड टेबल पर बैठे ट्रेड डील के लिए तो चाइना के पास एक बार्गेन पावर हो। सर कैसे देखें इसको, चाइना अमेरिका के रिश्तों को लेकर कि ये एक डील उनके लिए किस तरह से काम करेगी और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा हमारे लिए? देखो, ओवरऑल एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग विथ द यूएस की वो खुश करे, और जो एडिशनल टैरिफ इंडिया को लगे वहां पे भी शायद वो 27 अगस्त से वो भी कम हो जाए। सो इंडिया भी कुछ करने की कोशिश करेगा। चाइना तो ऑब्वियसली दे विल डू, बिकॉज दे हैव लॉट बिगर नो बिजनेस रिलेशनशिप विद यूएस। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी रिसेंटली जो हेडलाइंस बनाया है बोइंग का 500 प्लेन्स का, वो एक एक्ट है बिफोर हैविंग ए नेगोशिएशन ऑन द टेबल। बट ओवरऑल हमारे लिए इम्पैक्ट, मैं तो न्यूट्रली बोलूंगा, बिकॉज इंडिया चाइना के साथ भी नो रिलेशनशिप बढ़ा रहा है और चाइना इंडिया के साथ भी थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। जिस तरीके से रेयर अर्थ के टाइम पे थोड़ा सा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वी विल बी मेकिंग श्योर कि सप्लाई चेन अच्छा रहेगा फॉर रेयर अर्थ, तो इंडियन ईवी सेक्टर थोड़ा सा वहां पे रिलीफ रैली लेके आ चुका है। तो ओवरऑल चाइना इज प्लेइंग बोथ द गेम्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद यूएस एज वेल एज विद इंडिया। तो चाइना तो गेम बना रहा है अपना। चाइना पर ट्रस्ट इंडिया कभी भी पूरी तरह से कर भी नहीं पाता है इसी वजह से। सर लेकिन ये चीज़ बताएं कि अगर इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स हम दुनिया भर के देश दे रहे हैं, अभी पीछे कतर ने भी दिया था 216 विमान का ऑर्डर दिया था अमेरिका की बोइंग कंपनी को, अब चाइना दे रहा है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी देने पड़े मजबूरी में अगर हम कोई ट्रेड डील करने बैठेंगे तो? और क्या हमारे पास तो ज़्यादा कंपनियां भी नहीं हैं ऑर्डर देने के लिए, चलाएंगे कहाँ? तो इंडिगो, स्पाइस जेट, यही दो कंपनियां जो लिस्टेड प्लेयर हैं, बाकी एक दो और आप मान लीजिए विस्तारा वगैरह। सर कैसे देखें, इन कंपनीज पर प्रेशर आ सकता है सरकार की तरफ से? आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट को करेगा, और इंडियन गवर्नमेंट फोर्स भी करेगा कॉर्पोरेट्स के लिए करने के लिए। बिकॉज अब देखो 2-3 दिन पहले जो डिफेंस के लिए जो तेजस की रिक्वायरमेंट थी, वो इंडिया अपना सेल्फ मेड इन इंडिया से ही सप्लाई सपोर्ट करना चाहता है। बिकॉज जिस तरीके से जो लास्ट नेगोशिएशन हुआ है वहां पे से थोड़े न्यूज भी आए थे कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे ट्रेड डील्स हैं जहाँ पे बोइंग के साथ थोड़े कुछ डील्स थे, वो भी उसने पोस्टपोन किया है या कैंसिल किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ये ऐसे वाले डील करने की कोशिश करेगा। इंडिया स्टैंड्स वेरी स्ट्रेट। जो लास्ट टाइम जो बात हुई थी विद रिस्पेक्ट टू नॉट गिविंग ऑल दी सेक्टर्स ओपन टू यूएस, तो वही एक स्टैंड लेके ही इंडिया उसको सपोर्ट करेगा। और आई थिंक कोई ऐसे खुश करने के हिसाब से कोई इंडिया यूएस के साथ कुछ बिजनेस देने के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं। ठीक है, तो सर इन कंपनियों पर ओवरऑल आपका आउटलुक दोनों कंपनीज पर? विच वन सर? स्पाइस जेट और इंडिगो पर सर? देखो, स्पाइस जेट तो अंडर प्रॉब्लम है ये पहले से। इंडिगो ऑब्वियसली द वे हाउ इन डोमेस्टिक एयर फ्लोज, डोमेस्टिक एयरलाइंस के जो नंबर्स आ रहे हैं वो देखे हुए तो आई थिंक इंडियन इंडिगो विल कंटिन्यू टू बी वेरी पॉजिटिव। अगर थोड़ा नंबर्स देखते हैं तो इंडिगो में तो सर पॉजिटिव ही है। आई थिंक देयर इज नथिंग बिग नेगेटिव ऑन द चार्ट्स एज वेल। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। एआई फेल या पास? 95% एआई कंपनियों को 95% एआई कंपनियों को जीरो रिटर्न मिला है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका का एक सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जिसको MIT कहा जाता है, विच इज़ इक्वलेंट और ग्रेटर देन दिस हमारा जो इंडियन IIT बोला जाता है, ये उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका का। उनकी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में AI की सफलता उतनी है ही नहीं। और दूसरा,
उन्होंने ये भी बोला कि लीगल चैलेंजेस, एनर्जी कॉस्ट, कॉपीराइट्स की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और कंपनियां अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पाती हैं, जिसकी वजह से ज़ीरो रिटर्न आ रहा है। इन्वीडिया के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले एआई की कंपनियों को लेकर इस तरह की बातें आना थोड़ा सा वहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन चीज़ यही है कि 95% एआई कंपनियों को ज़ीरो रिटर्न मिल रहा है, वो कमा नहीं पा रही हैं। हालांकि इन्वीडिया कमा रही है। मैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, लास्ट क्वार्टर में करीब 44 बिलियन डॉलर का उन्होंने रेवेन्यू किया था, 18 बिलियन डॉलर का उनका नेट प्रॉफिट भी था। लेकिन उन्होंने 95% एआई कंपनी की बात की है, 5% की नहीं की है। प्रशांत सर, ये बताएं, ये इंडियन आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर एआई, क्योंकि हमारी कंपनियों ने अभी उतना मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया जितना कि इनोवेशन के तौर पर चाइना और अमेरिका कर रहा है, और ये बात तो एमआईटी सही कह रहा है कि इसमें कॉपीराइट, एनर्जी कॉस्ट, लीगल चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि कोई भी एक नया जैसे चैट जीपीटी बना लिया तो उसी की तरह का दूसरा डीप सीक ने कुछ बनाया, अब अगर कोई तीसरा बनाता है तो इसमें कॉपीराइट्स वाली प्रॉब्लम्स तो आ ही जाएंगी। तो आप ऐसे में कैसे देख रहे हैं इंडियन वो कंपनियां जो कि एआई में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बैठी है, लाइक टाटा एल्क्साई, केल्टन, परसिस्टेंट सिस्टम, हैप्पीएस्ट माइंड, वर्सेस जो बिग आईटी कंपनीज हैं जिन्होंने कि अभी शुरुआत ही की थी या एक मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया? तो दुनिया में अगर हम लोग एआई के बारे में सोचते हैं तो अभी भी ये बहुत नीश स्टेज में है। जिस तरीके से यूएस और चाइना ने इस पे इतने बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करती है, तो ऑब्वियसली रिटर्न्स तो जीरो रहेंगे, बिकॉज स्टिल द होल वर्ल्ड इज टू गो टुवर्ड्स द एआई, और उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करना है, बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन करना है। इंडियन आईटी कंपनीज, मुझे लगता है कि मतलब अगर 100% में लेते हैं तो 5 to 10% के आसपास ही लोगों ने शायद ट्राई किया है और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स किया है। ऑब्वियसली दुनिया जहाँ पे ऐसे हाई टेक्नोलॉजी की तरफ से कोशिश कर रहा है, तो इंडिया भी उस पर कोशिश करने के लिए अपना एक नया स्टेप्स लिया हुआ है। बट आई डोंट थिंक इट विल हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज, बिकॉज इंडियन इंडस्ट्री अभी भी ट्रेडिशनल वे पे ही अपना टेक्नोलॉजी बिल्टअप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू देयर ह्यूमन रिसोर्सेस एंड ऑल। AI will obviously have a lot of litigations, content quality पे, content के rights पे अंदर वो आने वाला ही है, बट उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। इवन बट्स बहुत चल रहे हैं। इवन हम भी अभी जब मार्केट में देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा चैट जीपीटी हो और डीप सीक हो, वो सब चीजें यूज करते हैं जस्ट टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज, कि ये इमीडिएटली 2-5 सेकंड के अंदर जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे हम लोग एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज करके उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। बट यस, the whole world will go towards a zero return for another some years. Later it will take on to the biggest industry negative। मतलब जिस तरीके से आईटी में अभी रिसेंटली सुना टीसीएस ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, इंफोसिस ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, इट वाज लिंक्ड टू द एआई। बट अगेन मुझे लगता है कि अभी वो सब चीजें नहीं चलेंगे, 1-2 साल के बाद शायद उसका इफेक्ट इंडियन आईटी में कंपनी में आने लगेगा। ठीक है, तो सर आपकी कोई फेवरेट कंपनी जो कि, क्योंकि हमने देखा कि अभी इस वीक में ही करीब निफ्टी आईटी में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिल चुकी है, तो अभी कोई आईटी कंपनी जिन पर फोकस किया जाए? मुझे लगता है कि इंफोसिस इज द ओनली स्टॉक वन व्हिच आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली। मुझे लगता है कि यहाँ से 150-200 पॉइंट का मोमेंटम इंफोसिस में आना चाहिए, 1600-1610, ये मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर के अंदर ये टारगेट्स आना चाहिए। तो सेफ है, लार्ज कैप भी है और उतना डाउनसाइड लिमिटेड भी है यहाँ पे। ठीक है। वैसे हमने देखा कि सर यूएस की जो एआई वाली कंपनीज हैं उनमें तेज प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि एमआईटी एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ का, और उसकी कोई भी रिपोर्ट इस तरह की आना, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर लगातार पिछले 2-3 दिन से टेक शेयर गिर भी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी जो कि एआई कंपनीज के लिए थी। सर जो हमारी एआई कंपनी है लाइक केल्टन, परसिस्टेंट, इन पर क्या करें? इन पर सेल ऑफ करें, मतलब इन पर प्रॉफिट बुक करें अगर किसी को मिल रहा है, या इनमें इन्वेस्टमेंट से बचे? क्या करना क्या इन पर? टाइम बीइंगली जिस तरीके से जीरो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन एआई कंपनीज को भी शायद वही काइंड ऑफ रिटर्न्स जनरेट होते रहेंगे। तो टाइम बीइंग देखो, दे हैव इन्वेस्टेड, सो वी हैव स्टिल इन्वेस्टेड, और उसका जो रिटर्न आएगा 4-5 साल के बाद आएगा। कोई इन्वेस्टर अगर 4-5 साल के लिए अपना पैसा रिस्क में डालना चाहता है तो ऑब्वियसली यस उसको होल्ड कर सकते हैं। बट अगर दुनिया का जो रिस्क मान के अगर उसको ट्रेडर के हिसाब से सोचते हैं, तो ऑब्वियसली एक बार अगर प्रॉफिट बन रहा है तो भी निकलना चाहिए, अगर लॉस भी हो रहा है तो भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी कंपनीज में ख़ासतौर से एआई से जुड़ी कंपनीज पर थोड़ी सी नज़र बनाकर रखनी होगी। इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट खबर आई, वो थी यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, उसके अब कुछ पॉइंट्स भी आने शुरू हो गए। ट्रेड एग्रीमेंट के जो डिटेल कल जारी हुई हैं, और उसमें बताया गया है कि यूरोप की ऑटो कंपनियों से जल्द टैरिफ घटेगा,
जो कि पहले 30% लगा दिया गया था वो 15% आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ट्रेड डील्स में उतनी बातचीत नहीं हुई थी, ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि यूरोप से स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पर टैरिफ में छूट मिल सकती है, जिस पर कि 50% टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने। यूरोप पर डील के तहत करीब 15% ही टैरिफ लगने की बात है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टैरिफ जो लगेगा वो 15% है। लेकिन मेटल इंपोर्ट पर, मेटल एक्सपोर्ट पर अगर उनको कुछ भी रिलीफ मिलता है अमेरिका की साइड से, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया फेस कर रही है टैरिफ। और अगर ऐसे में यूरोप को सस्ता टैरिफ की रेट मिल जाए मेटल एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक मार्केट खुल जाएगा। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं मेटल कंपनीज़ को ऐसे में, जबकि अमेरिकन मार्केट खुल जाएगा यूरोपियन कंपनीज़ को, खासतौर से हमारी कंपनी लाइक टाटा स्टील जो कि यूरोप में भी ऑपरेशन रखती है, और अगर एक्सपोर्ट खुलेगा तो एक्सपोर्ट तो वो भी कर सकती है अमेरिका। देखो, वॉलेटिलिटी तो रहेगी मेटल एज ए सेक्टर में, जिस तरीके से मेजरली कंट्रोल बाय चाइना होता है। अभी जो यूएस और यूरोप के बीच में जो डील चल रही है, बातें चल रही है मेटल के ऊपर, तो सो आई थिंक सी द वर्ल्ड इज ओपन फॉर दिस बिजनेसेस। अभी टाइमिंग जो अगर एडवांटेज बोलते हो तो टाटा स्टील के लिए है, बट अगेन वो एडवांटेज पहले से भी था। टाटा स्टील वाज एक्सपोर्टिंग हिज ओन प्रोडक्ट फ्रॉम यूरोप टू मेनी अदर कंट्रीज। अभी शायद थोड़ा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा वहां पे, यूरोपियन और यूएस के रिलेशन अच्छे होते हुए, बट अगेन इट्स ए सेंटिमेंटल इम्पैक्ट। आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली टू एक्सपोर्ट एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर टाटा स्टील, सर टाटा मोटर्स में क्या करें? क्योंकि हमने देखा कि कंपनी ने भी कहा कि हमारा जो Q2 से थोड़ी रिकवरी आएगी, Q3 Q4 हमारा अच्छा रहेगा, और Q1 हमारा वीक था क्योंकि उनका अमेरिका का शिपमेंट ही रुका था। और अब चूंकि टैरिफ डील उनकी एक आ चुकी है 15% पर, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा, और यूके के साथ तो 10% ही है टैरिफ, तो सबसे कम टैरिफ यूके ही फेस कर रहा है। ऐसे में टाटा मोटर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी यूएस का मार्केट खोलना? अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, बट टाइमिंग अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है कि यूएस का और इंडिया के बीच में जो भी साइन होगा वो टाटा मोटर्स के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी हो सकती है, बिकॉज इट्स ओपन फॉर एवरीवन राइट नाउ। बट मुझे जो चार्ट में दिख रहा है, मुझे लगता है अभी भी जो लास्ट 3-4 दिन से नेगेटिविटी है, आई थिंक शॉर्ट टर्म विल बी ए बिग हर्डल। मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से ये 640 660 तक आने की कोशिश करेगा। तो वहां पे आने के बाद मुझे लगता है कि एज ए ट्रेडर वहां पर अपॉर्चुनिटीज को कैच करना चाहिए। टाइम बिंग, डिस्पाइट हैविंग पॉजिटिव न्यूज फॉर एवरीथिंग, मतलब टाटा मोटर्स के इन डोमेस्टिक न्यूज के ऊपर भी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी, बट स्टॉक में वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ट्रेंड इज वेरी नेगेटिव। अगर किसी के पास है तो एक बार एग्जिट करके उसको शॉर्ट पोजीशन में जाना चाहिए, या अगर री एंट्री करना है तो 640 660 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट खबर यूबीएस की तरफ से, जो कि वो उनकी राय आई है कि सिल्वर खरीदें, और वो कह रहे हैं कि सिल्वर में 10 से 15% की तेजी आएगी। उन्होंने टाइमलाइन भी बताई है। उन्होंने कहा या तो दिसंबर तक, नहीं तो मार्च तक करीब 10% का रिटर्न सिल्वर की कीमतों में मिल जाएगा। और वो कह रहे हैं कि सितंबर 2026 तक, यानी कि एक साल के अंदर 15% तक का भी रिटर्न मिल जाएगा। सिल्वर का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव करीब $38 पर ऑन्स चल रहा है, जो कि वो बोल रहे हैं कि दिसंबर या मार्च तक ये भाव बढ़कर $42 पर ऑन्स होने की उम्मीद है, और सितंबर 2026 तक, यानी कि लगभग एक साल बाद 44 ऑन्स होने का अनुमान है। अमेरिका में वो मान रहे हैं कि संभावित ब्याज दरों में जो कटौती होगी उससे कीमतें उछल सकती हैं। सर, सिल्वर पर आपका टेक, अगर आप सिल्वर ट्रैक करते हो। दूसरा, हिंदुस्तान जिंक, जो कि इकलौती कंपनी है जो सिल्वर के प्रोडक्शन में है। देखो, इन डिटेल तो मैं उसको ट्रैक नहीं करता हूँ, बट जिस तरीके से जो भी मैंने पढ़ाई की है अभी, जो पढ़ रहा हूँ हेडलाइंस, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसके ऊपर ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। मतलब ज्यादा एल्यूमिनियम से ज्यादा ज्यादा सिल्वर यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी इन द प्रोडक्ट। सप्लाई चेन में भी कुछ इशू चल रहा है, जहाँ पे सप्लाई चेन बहुत कंस्टेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ एंड ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज। तो उस सबसे वो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो वहाँ पे भी प्राइस एक्शंस में जा रहा है। बट अगेन मुझे लगता है कि ओवरऑल गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में रिटर्न एक्सपेक्टेड मैं भी कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ द ह्यूज यूसेज इन द इंडस्ट्रियल यूज। तो वो एक रीजन रहेगा यहाँ पे लेने के लिए। हिंदुस्तान जिंक ऑब्वियसली वन एंड ओनली है, बट अगर देखो सिल्वर, गोल्ड, मेटल, ये सब चीजें ग्लोबल प्राइसेस से प्रभावित होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक रीजन रहेगा सिल्वर के ऊपर जाने के लिए। बट हिंदुस्तान जिंक के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है, बट नॉट मेजर इंपैक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक पर एक राय सर से मिली है।
अगला जो सर शेयर रहेगा वो रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स, जहां पर कि प्रमोटर की 1394 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री है, करीब 1.25% का हिस्सा बेचने की खबरें हैं। कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा करीब 29.34% है। फ्लोर प्राइस 7747 रुपये रखा गया था डील का। अभी क्या करना है सर अपोलो हॉस्पिटल पर? आज बिल्कुल फ्लैट है, 7912 के आसपास चल रहा है, हालांकि लो 7852 का लगा है। सर ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म कर चुका है। लास्ट एक 10 एक दिनों में देखो तो ये 7100 से लेके 7800 7900 तो जा चुका है। तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक में, बट ओवरऑल फंडामेंटल बहुत बुलिश हूँ मैं हॉस्पिटल सेक्टर्स पे, और अपोलो हॉस्पिटल बीइंग द लीडर इन द सेक्टर, वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। बट ब्लॉक डील इज नॉट ए मेजरली नेगेटिव फॉर एनी बिजनेस। मुझे लगता है कि मिनिमल इफेक्ट रहेगा कोई बिजनेस चेंजेस में, वो एक बस चेंज ऑफ हैंड्स रहेंगे, बट ओवरऑल वेरी बुलिश। मेरा ओवरऑल टारगेट इसमें 9000 के आसपास है। बिल्कुल, और जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था वहाँ से 7850 पर ये डील हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उससे ऊपर ही डील हुई है, और इसी वजह से आज 7852 का ही लो बना और वहाँ से काउंटर घूम गया है, 7910 पर आ गया। इसमें जो सुनीता रेड्डी हैं उनका स्टेक बिका है, जिनके पास करीब 3.25% स्टेक था कंपनी में। इनके मल्टीपल प्रमोटर हैं, तो उसमें 29 जो इनके ही सिबलिंग्स हैं सबका मिला के 29% से ज़्यादा का स्टेक था, जिसमें से अब करीब 1.25% स्टेक बिक चुका है। तो अब प्रमोटर के पास जो स्टेक रहेगा वो करीब 28.09% स्टेक का प्रमोटर्स के पास रहेगा। सर ये कंसर्न भी है क्या अपोलो हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि इतना कम स्टेक तो कभी भी कोई बिडर आ सकता है इसके लिए ओपन ऑफर लेकर या बाय करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए? हो सकता है, दैट कैन बी ए पॉसिबिलिटी एटलीस्ट फॉर 5-10% ऑफ नो चांसेस। बट मुझे लगता है कि कंपनी इज गोइंग टुवर्ड्स इंस्टॉलाइजेशन, मतलब पूरा इंस्टीट्यूशंस बेस्ड जो एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, वो हिसाब से देखना चाहते हैं, जहाँ पे प्रमोटर ड्रिवन, कभी कभी नो प्रमोटर के प्रेशर में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अभी आज की तारीख में एफआईएस के आसपास ऑलमोस्ट 43-44% के आसपास है, डोमेस्टिक के पास ऑलमोस्ट 21% के आसपास है। तो कभी कभी ना एक ऐसे कंपनीज में जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा होगा, तो आई थिंक द फंडामेंटल्स द ग्रोथ स्टोरी या जो प्लानिंग होता है एक्सपेंशन का, वहां पे मुझे लगता है कि बेटर फोकस रहेगा। बाकी ओनली ड्रिवन बाय प्रमोटर रहेगा तो आई फील देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव आल्सो। तो आई थिंक वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। ठीक है, अगला सवाल हमें अगला जो शेयर है हम उस पर उसमें भी इसी तरह की एक डील है, इंडिया सीमेंट्स, जहां पर कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो इनके प्रमोटर हैं, अब जो नए प्रमोटर थे अभी दिसंबर 2024 में ही वो प्रमोटर बने हैं, 81.49% था उनके पास स्टेक, जिसमें कि उन्होंने करीब 6.49% स्टेक सेल करने के लिए, क्योंकि सेबी नॉर्म्स पूरा करने के लिए उन्होंने स्टेक सेल की बात कही थी, और ऑफर फॉर सेल इनका चल रहा है, आज भी खुला हुआ है। इन नॉन रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी से करीब 2.7 टाइम सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आ चुका है। 368 रुपये का इसमें फ्लोर प्राइस रखा गया था। सर इसको कैसे देखें इंडिया सीमेंट को? वेरी पॉजिटिव सर। जिस तरीके से स्टैंड अलोन इंडियन सीमेंट जो लास्ट 10 साल से जो परफॉर्म कर रहा था, वंस ये जो अल्ट्राटेक के अंडर आ चुका है अभी, तो आई थिंक वहां पे आप देखो स्टॉक का परफॉर्मेंस भी अच्छा होने लगा वहां से इमीडिएटली। आई थिंक फ्रॉम मार्च एंड अप्रैल की तरफ से तो स्टॉक ऑलरेडी इतना परफॉर्म कर चुका है। बट वंस दिस असेट्स गोस इनटू द बुक्स ऑफ द अल्ट्राटेक एज ए मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि वहां पे एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। जो इंडिया सीमेंट के अंदर जो नो एफिशिएंसी कम था विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन प्लान, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सब जो भी रहेगा, मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक विल टेक केयर एंड मेक श्योर कि अल्ट्राटेक जैसे चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी नो डेटा पॉइंट्स परफॉर्मेंस के हिसाब से, इंडिया सीमेंट विल आल्सो बी नो इन लाइन विद ऑल दी नो एफिशिएंसी लेवल्स ऑफ अल्ट्राटेक। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। जो हुआ है अभी इट इज ए नो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के हिसाब से या रेगुलेशन के हिसाब से वो किए हुए हैं, दैट विल हैव ए मिनिमल इम्पैक्ट ऑन दी बिजनेस मॉडल। ठीक है, एक एनटीपीसी ग्रीन में भी खबर आई है कि कंपनी की आर्म एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ डिक्लेयर्ड द थर्ड पार्ट कैपेसिटी ऑफ इट्स खवाड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन गुजरात, जो कि करीब 49 मेगावाट का सोलर यूनिट है। इससे कंपनी की कैपेसिटी में एडिशन आ रहा है। सर कैसे देखें एनटीपीसी ग्रीन लगातार कैपेसिटी एडिशन करता जा रहा है, आज गिरे हुए मार्केट में भी हरे निशान में है काउंटर?
सर वेरी पॉजिटिव बट वेरी लॉन्ग टर्म। अगेन आपने देखा, अगर पेरेंट कंपनी को अगर एनालाइज करते हैं तो 5-10 साल का स्टोरी बनता है हमेशा। ऐसे सेक्टर्स में अगर ग्रीन एनर्जी भी देखता हूँ तो मुझे भी 5-10 साल का अगर स्टोरी है तो वेरी पॉजिटिव फॉर द लॉन्ग टर्म आउटलुक। बट शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस बहुत ही डल रहा हुआ है। आप देखो लास्ट, अगर लिस्टिंग होने के बाद जो एक स्टार्टिंग में एक मोमेंटम आया था स्टॉक विच वेंट टू 123 143 तक जा चुका था, उसके बाद जो अंडर परफॉर्मेंस चालू हुआ है ऑलमोस्ट जनवरी से अभी तक, तो स्टॉक अभी तक वो बाहर आया ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। बिजनेस वाइज वेरी स्लो रहेगा। एक टाइम पीरियड बहुत लंबा लेगा इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग ऑल देयर नो एक्सपेंशन प्लान्स, ऑल देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी। दैट इज द वन रीजन व्हाई द वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओनली इन्वेस्टर्स विद 5 to 10 years view can buy the NTPC Green at this point of time. Otherwise there are a lot of other opportunities. अगला शेयर रहेगा सर जीएमआर एयरपोर्ट, जहां पर कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है 5,000 करोड़ रुपए फंड रेज करने का, जिसमें कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाई जाएगी, जो कि कार्गो सिटी प्रोजेक्ट के लिए होगी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। सर आज काउंटर ग्रीन में भी है, कैसे देखें इस खबर को? देखो अभी भी बुक्स उतने कुछ स्ट्रांग बने नहीं है, उनके अनाउंसमेंट्स अभी तक बड़े बड़े हो चुके हैं। लास्ट 6 महीने में बहुत सारे उन्होंने ऐसे काइंड ऑफ न्यूज़ फ्लो किए हुए, बट अभी भी प्राइस एक्शन में उतना कुछ खास आया नहीं है। तो आई विल वेट एंड वॉच एंड सी हाउ दिस नो अनाउंसमेंट्स विल टर्न आउट टू बी ए गुड सपोर्ट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज कैश फ्लोज। बट टाइम बिंग तो आई एम अवॉइडिंग दिस स्टॉक। एक काउंटर सर टेक्स रेल आज जो कि हरे निशान में है, ऑर्डर मिला है इनको 103 करोड़ रुपए का लीप ग्रेन रेल लॉजिस्टिक्स के लिए, जिसमें कि ये वैगन सप्लाई का है और ब्रेक वैन के लिए है। सर कैसे देख रहे हैं टेक्स रेल? हालांकि ऑर्डर साइज तो देखिए छोटा है, कल इसी तरह का एक ऑर्डर मिला था जुपिटर वैगन को 215 करोड़ रुपए का, काउंटर करीब 8 या 10% ऊपर था उस समय पर, चूँकि वंदे भारत के लिए व्हील शीट सप्लाई करने का वो ऑर्डर था। काउंटर की शाम तक आते आते ढंग से पिटाई हो गई थी, 364-65 तक गया था काउंटर, उसके बाद 345 के आसपास जाकर बंद हुआ, 20 रुपये नीचे। आज टेक्स रेल के साथ भी ऐसा ही हो सकता है क्या? ऑब्वियसली यस, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट 3-4 दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग लॉट ऑफ नो ऑर्डर्स टू द रेलवे एज ए प्रोडक्ट सप्लाई, प्राइवेट हो पब्लिक हो, वहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स देख रहा हूँ। जैसे कल JWL के भी हुआ था और आज टेक्स मैको क्लियर हुआ था। देखो जो ऑर्डर मिलता है तो सेंटिमेंटल 1 or 2 days का इम्पैक्ट होता है, बिकॉज रेलवे एज ए सेक्टर में मैं ये देख रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैं देखता हूँ 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद उनके एग्जीक्यूशन टाइमलाइन थोड़े डिले हो जाते हैं, मार्जिन प्रेशर आ जाता है। तो एग्जीक्यूशन अगर अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए अच्छा होगा। बट टाइम बिंग तो ये जो इम्पैक्ट है 2% to 8% जो भी स्टॉक्स मोमेंटम आते हैं, तो अगर ऑर्डर बुक बेस्ड अगर मोमेंटम आते हैं तो वो जो रैली में एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हम जो शेयर लेंगे वो लेंगे हिकाल पर, जहां पर कि कंपनी को एक वार्निंग लेटर मिला है US FDA से फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन बेंगलुरु। सर ये कितना बड़ा डेंट हो सकता है? वार्निंग लेटर से डरना चाहिए क्या? ऑब्वियसली यस, फार्मा कंपनीज या फार्मा इंग्रेडिएंट कंपनीज के लिए ये एक डेंट होता ही है, बिकॉज जब US FDA का कुछ वार्निंग लेटर आता है तो मतलब ऑलमोस्ट 30 days to 90 days तक वो जो ऑपरेशन है वो हॉल्ट हो जाता है, वहाँ पे बिजनेस लॉस भी आ जाता है उस चीज के लिए। तो बट प्राइस भी मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे मतलब डिस्काउंट हो चुका है। स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड 400 या 395 के आसपास मई में, और अगस्त में ऑलरेडी 250 हो चुका है। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन मुझे नहीं लगता है कि बड़ा कोई डेंट आने वाला है। बट यस, बिजनेस वाइज अगला क्वार्टर का थोड़ा डेंट आ सकता है। एक खबर सर वारी एनर्जीज पर है, जहां पर कि कंपनी ने ये कंफर्म किया है कि इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करने के लिए, जिसका नाम था इनल ग्रीन पावर इंडिया, ये कह रहे हैं कि अंडर रिव्यू में ये है हमारी डील। कंपनी ने पहले इसको एक्विजिशन करने की खबर डाली थी और अब वो बोल रहे हैं कि दोबारा से हम इसको रिव्यू कर रहे हैं और इस पर नेगोशिएट कर रहे हैं। स्ट्रीट में इस तरह की खबरें हैं कि ये डील कोलैप्स हो चुकी है और उन्होंने ये कहा कि कोलैप्स होने की ये जो खबर है ये स्पेकुलेटिव है। हमारे यहाँ पर जो हमारे एंड पर जो डील है वो अंडर रिव्यू है और नेगोशिएट हो रहा है, रीनेगोशिएट हो रहा है। सर क्या चांसेस हैं कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं कंपनी को खरीदने में तो क्या होगा काउंटर पर, और नहीं होते तो क्या होगा? देखो ओवरऑल एनर्जी एज ए सेगमेंट में बहुत बुलिश हूं मैं। अभी ये जो एक्विजिशन कर रहे हैं उसके मैंने डिटेल में स्टडी किया नहीं है, बट अगर न्यूज फ्लो में अगर ये नेगेटिव हो जाता है या कॉल ऑफ हो जाता है तो आई थिंक सेंटिमेंटल अगेन एक दिन के लिए शायद 2-5% के आसपास उस पर सेंटिमेंट इम्पैक्ट आता है।
क्योंकि यही रीजन से स्टॉक 2-5% ऊपर भागा भी था, तो आई थिंक वो वहां पे एक नलीफाई हो जाएगा, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव।